इस वीडियो में हम देने वाले हैं 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न, वो भी आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए। इस पहले वीडियो में जिसमें आपको हिंदी सब्जेक्ट के IMP 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, उससे आपकी त्रैमासिक परीक्षा की टेंशन हो जाएगी पूरी तरीके से दूर। तो चलिए भैया बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर हमारा त्रैमासिक का सिलेबस क्या कहता है। हमारे त्रैमासिक के सिलेबस में अगर हम देखें क्षितिज प्लस कृतिका, हमारी दोनों बुक से 10 मार्क के अध्यायों से प्रश्न आने वाले हैं। अब भैया ये 10 मार्क सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि सबसे बड़े मार्क है, ठीक है। और ले देके हमारी कृतिका और क्षितिज से 4-5 चैप्टर आने वाले हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। 10 मार्क आसानी से लिए जा सकते हैं। बात करेंगे व्याख्या की, तो गद्यांश और पद्यांश की व्याख्याएं आपसे पूछी जाती है, जो कि 6 मार्क के लिए पूछी जाती है। 3 मार्क की गद्यांश की व्याख्या और 3 मार्क की पद्यांश की व्याख्या, ठीक है। फिर बात करेंगे कवि परिचय और लेखक परिचय। तो भैया कवि परिचय और लेखक परिचय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 2-2 मार्क का आता है, बहुत आसानी से लिखना हो जाता है इसमें, और उसके बाद में बहुत आसानी से इसमें मार्क भी लिए जा सकते हैं। फिर बात करेंगे व्याकरण वाले पोर्शन की, तो व्याकरण अपने आप में बड़ा पोर्शन है, 10 मार्क का आता है। व्याकरण में भी कुछ चुनिंदा जो है आपके टॉपिक्स त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले हैं, जिसको वीडियो के आगे हम जानेंगे कि भैया आखिर कौन कौन से टॉपिक्स है जो आने वाले हैं, उनको हम पढ़ लेंगे और पढ़ करके इतना बढ़िया तरीके से बना लेंगे कि अब फिर कोई नहीं रोक सकता हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए। फिर बात करेंगे अनुच्छेद और विज्ञापन लेखन, ठीक है। अब ये दोनों जो क्वेश्चन है वो अथवा में आते हैं, या तो अनुच्छेद लिखना होता है या तो विज्ञापन बनाना होता है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है आपके 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। फिर बात करेंगे अपठित पद्यांश और गद्यांश की, तो 4 मार्क के लिए आपसे सवाल पूछे जाते हैं, और ये ऐसा अंधा कुआं है भैया कि कहीं से भी सवाल किया जाता है। लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि उन्हीं पद्यांश और गद्यांश से आपको उसके आंसर मिल जाते हैं, जो कि बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो 4 मार्क जो है आपके बहुत आसानी से मिल जाएंगे। फिर बात करेंगे पत्र लेखन की, तो 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। इसमें 2 प्रकार के पत्र आते हैं अथवा में, या तो औपचारिक लिख दो या तो अनौपचारिक लिख दो, कोई समस्या नहीं है। फिर बात करेंगे निबंध लेखन की, अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निबंध लेखन 4 मार्क का पूछा जाता है। तो ऐसे कुछ चुनिंदा निबंध लेखन के टॉपिक लेकर के आया हूं, जिससे आपके वो 4 मार्क भी आसानी से मिल जाएंगे। चलिए भैया, तो अब चलते हैं अपन क्वेश्चंस की तरफ और क्वेश्चन को देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे 2 अंकों के प्रश्नों की, जो कि क्षितिज और कृतिका के महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, जो हमारे क्षितिज और कृतिका से पाठों के अंदर से पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अध्याय से हमसे प्रश्न पूछा गया है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। अगर आप लोगों ने वो लाइव भी देखी है या फिर आपने वो क्लासेस देखी है, तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर बात करेंगे गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। अब ये थोड़ा सा रीजनिंग वाला क्वेश्चन होता है, तार्किक बुद्धि वाला क्वेश्चन होता है कि भैया गोपियों ने किस चीज के लिए उसको भाग्यवान कहा है और कैसे टॉन्ट मारा है, ये आपको बताना है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होता है। गोपियां क्या बोल रही है कि श्री कृष्ण को अपना एक राजा बनने के लिए या अच्छा राजा बनने के लिए क्या करना चाहिए, ये आपको बता देना है, ठीक है। फिर बात करेंगे हमारे अगले अध्याय से आने वाले प्रश्नों की, तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम अथवा लक्ष्मण के स्वभाव की 2 विशेषताएं लिखिए। अब देखो, या तो राम की पूछा जा सकता है या तो लक्ष्मण की पूछा जा सकता है। राम की हम क्या बता देंगे कि भगवान राम जो है वो बहुत शीतल स्वालीन है, एकदम शांत स्वभाव के व्यक्ति है। जबकि अगर लक्ष्मण की बात करें तो वो बहुत तेज है, तर्रार है, उसके बाद बहुत ही कटाक्ष और गुस्सेल टाइप के व्यक्ति है, ठीक है। ये इस तरह की 2 विशेषताएं लिखनी है और बहुत आसानी से मार्क मिल जाएगा। फिर बात करेंगे परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। फिर अगली आती है 7वां प्रश्न, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। बहुत सिंपल सा जवाब है, अवधी वाले क्षेत्रों को देख लेना है, अयोध्या वाला रीजन है पूरा, वहां पर आसपास जो जो जिले आते हैं उनका नाम लिख देना है, बात खत्म हो जाएगी। लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। 8वां प्रश्न यहां पर अपना समाप्त हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ, जो कि अगले अध्याय से आ रहे हैं। अब यहां पर जो है नेताजी का चश्मा इस अध्याय से पूछा गया है। मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। फिर अगला प्रश्न आ रहा है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहा करते थे, ठीक है। फिर बात आएगी प्रश्न 12 पे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकती थी। इतने बेसिक 4 क्वेश्चन है इस अध्याय से, फटाफट पढ़ लेंगे, फटाफट तैयार हो जाएंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे बाल गोविंद भगत, एक और अध्याय है हमारा। बाल गोविंद भगत अपनी
किन विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे, लिखिए। बाल गोविंद भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? यह अगला क्वेश्चन हो गया। 16वां प्रश्न बोलता है बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी, लिखिए। ये 4 क्वेश्चन आ जाएंगे इस अध्याय से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारे अगले अध्याय से आने वाले। भोलानाथ ने अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? ठीक है, फिर भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तार्किक सवाल है, अपने मन से लिखना है, लेकिन आसानी से लिखा जा सकता है। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। तो यहां पर हमारे 19 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। फिर बात करेंगे भैया 2 अंक के प्रश्न, कवि एवं लेखक परिचय से महत्वपूर्ण। ठीक है, कवि और लेखक परिचय, 2 कवि पढ़ने हैं और 2 लेखक पढ़ने हैं, आसानी से काम हो जाएगा। इन 2 से ही एक प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि ले दे के 4 अध्याय हमसे पूछे जा रहे हैं, तो 2 लेखक वाले हैं और 2 कवियों वाले हैं। तो इन 4 में से ही हमें आसानी से एक लेखक और एक कवि परिचय देखने के लिए मिल जाएगा अपनी परीक्षा में। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं सूरदास अथवा तुलसीदास का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। अब कौन कौन से बिंदुओं से पूछा जाता है? 2 रचनाएं लिखनी है, फिर उसके बाद भाव पक्ष और कला पक्ष, इन दोनों में से कोई एक लिखना है, या दोनों लिखने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर तीसरा आ सकता है साहित्य में स्थान लिखिए। ठीक है, तो सूरदास अथवा तुलसीदास, क्योंकि 2 ही हमें अध्याय पूछे जा रहे हैं पद्य साहित्य के, तो इन दोनों को ही अपने को पढ़ लेना है, एक तो फंसने ही वाले हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे प्रश्न नंबर 21 की, स्वयं प्रकाश अथवा राम वृक्ष बेनीपुरी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखिए। 2 रचनाएं और भाषा शैली। ठीक है, इनमें 2 ही पॉइंटर्स है जिनको अपने को लिख देना है और काम आसानी से अपने को मार्क मिलने वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगले पे आएंगे, व्याकरण से महत्वपूर्ण प्रश्न। अब व्याकरण इतना बड़ा है, उसमें से क्या क्या पढ़ना है गुरुजी? उसमें से क्या क्या पढ़ेंगे अंशु भैया? तो चलो आओ ये भी फटाफट निपटाते हैं। पहला आ जाता है रीतिकाल अथवा छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, या तो रीतिकाल से सवाल पूछा जाएगा या तो छायावाद से सवाल पूछा जाएगा। फिर प्रगतिवाद अथवा नई कविता की 2 विशेषताएं बताइए। प्रगतिवाद ऐसा टॉपिक है जिससे एक बार प्रश्न बनता ही बनता है। फिर रीतिकाल को संगाल काल क्यों कहा जाता है, और रीतिकालीन 2 कोई कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना साथ में लिखिए। नाटक, एकांकी अथवा कहानी, उपन्यास में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखो, नाटक और उपन्यास में अंतर पूछा जा सकता है, कहानी और एकांकी में पूछा जा सकता है, उपन्यास और कहानी में पूछा जा सकता है, नाटक या कहानी में ऐसे करके बनाया जा सकता है। तो आपको क्या है, 1 2 3 4 इनके 4 पॉइंट भी आपने याद कर लिए, तो ये प्रश्न का उत्तर आसानी से बन जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। 25 प्रश्न हम निपटा चुके हैं, आधे हमारे प्रश्न हो चुके हैं, आधे बचे हुए को फटाफट देखते हैं। चलो, फिर जीवनी और आत्मकथा तथा रेखा चित्र और संस्मरण में 2 अंतर लिखो। केवल 2 अंतर लिखना है। जीवनी की परिभाषा पढ़ लो, आत्मकथा की परिभाषा पढ़ लो, रेखा चित्र और संस्मरण की परिभाषा पढ़ लो, आपको आसानी से जो है इनके अंतर बता पाओगे। ठीक है, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं और गौण विधाओं के नाम लिखिए। अब प्रमुख विधाएं कौन कौन सी और गौण विधाएं कौन कौन सी है? गौण वो होती है जो बहुत कम हमको देखने के लिए मिलती है, और प्रमुख विधाएं तो प्रमुख होती है, इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, फिर बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको विद्वानों के नाम से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहां पर बाबू गुलाब राय के नाम से प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि उन्होंने एक विशेष निबंध की परिभाषा दी है, तो उनके जो है परिभाषा को लिखना है। समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। अब देखो, बहुत सारे आपको उदाहरण दिए जा सकते हैं। समास ऐसा टॉपिक है जिसमें से कहीं से भी उदाहरण आ सकता है, लेकिन मेन आप क्या पढ़ सकते हो? पंचवटी पढ़ लेना, नीलांबर, देशभक्ति, गंगा यमुना, फिर प्रतिदिन, राजपुत्र, रसोई घर, यथाशक्ति, महाकवि और माता पिता। इनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और फिर कोई आता है तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर बात करेंगे अपने संधि और समास के अंदर 2 अंतर लिखना है अपने को। ठीक है, फिर संधि की परिभाषा लिखते हुए संधि के भेद लिखिए, स्वर संधि के भेदों के नाम लिखिए। कई बार संधि ना पूछ करके केवल किसी एक संधि के बारे में पूछा जाता है, और क्लास 10th में त्रैमासिक परीक्षा में अपने को स्वर संधि का बोला गया है, तो स्वर संधि की परिभाषा और भेदों के नाम लिखना। भेद यानी क्या होता है? उसके प्रकार। ठीक है, फिर बात करेंगे समास कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। केवल नाम लिखने के लिए पूछा जाएगा, हो सकता है कि किसी एक समास के बारे में पूछ लिया जाए, तो एक एक लाइन की परिभाषा उसको याद कर लेना है। ठीक है, फिर बात करेंगे भैया, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला होता है खून पसीना एक करना, दाल ना गलना, 9 2 11 होना, आंखों का तारा फूला ना समाना। अब ये कहां से लाया हूं मैं? तो पिछले वर्षों में बार बार जो है मुहावरा और लोकोक्ति आपसे पूछा जाता है,
वही आपके लिए मैं उठा करके ले करके आया हूं, ठीक है। फिर अंधे की लाठी, खून पसीना एक करना, घी के दिए जलाना, आग में घी डालना, 4 चांद लगाना, आके भराना, एक पंथ 2 काज, एक और एक 11 होना, इतिश्री होना, फिर खून पसीना एक करना, गागर में सागर भरना, ठीक है। ये हो गए आपके। फिर बात करेंगे मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर पूछा जाता है भैया, परिभाषा कम पूछी जाती है, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर बार बार पूछा जाता है, तो इसको देख लेंगे। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज, रस किसे कहते हैं, रस किसे कहते हैं। अब इसमें कुछ रस है मेन, पहला श्रृंगार रस एक देख लेना है, दूसरा वीर रस को देख लेना है, तीसरा करुण रस को देख लेना है, और चौथा हास्य रस को देख लेना है। इन 4 रसों में से आपसे सवाल पूछे जाएंगे त्रैमासिक परीक्षा में आपकी। हो सकता है कि आपके इनके जो है परिभाषा भी पूछी जाए और एक एक उदाहरण भी पूछा जाए, तो उदाहरण बहुत आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। उदाहरण को देख लेना बहुत आसानी से, ठीक है। फिर बात करते हैं छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। अब इसमें भी स्पेशली चौपाई छंद और दोहा छंद, इन 2 को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना, क्योंकि इनसे सीधे सवाल आपकी परीक्षा में बनते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे आचार्य विश्वनाथ एवं पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखते हुए काव्य के भेदों का वर्णन कीजिए, ठीक है। अब अपने को मैंने पहले बताया कि अपने को विद्वानों के जो है कथनों से सवाल पूछे जाते हैं। आचार्य विश्वनाथ की बात की गई है और पंडित जगन्नाथ की बात की है, तो इनकी 2 अलग अलग परिभाषाएं लिखने के लिए बोली गई है, तो परिभाषा लिखना है और काव्य के भेदों का वर्णन करना है, ठीक है। फिर बात करेंगे महाकाव्य और खंड काव्य की परिभाषा देते हुए इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। कई बार क्या होता है, महाकाव्य को अकेले पूछा जाता है कि इसकी परिभाषा लिख लो, कई बार खंड काव्य को अलग परिभाषा लिखने के लिए बोल दिया जाता है, और कई बार क्या होता है कि इन दोनों के बीच में अंतर पूछ लिया जाता है। तो तैयार रहेंगे हर एक चीज के लिए, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद करेंगे प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, प्रबंध काव्य के भेद के नाम लिखिए। भेद पूछा गया, प्रकार पूछा गया है, बस इतना आसान सा है और फटाफट कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर बात करेंगे 3 अंकों के प्रश्न, व्याख्या, अनुच्छेद, विज्ञापन, लेखन से महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो इनको फटाफट देखते हैं। तो पहला सवाल यहां से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित लिखिए। अब देखो कुछ ऐसे पद्यांश है जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको मैं लेकर के आया हूं। पहला देख लो, ये नाद संबुधनी भंजन निहारा वाला, ठीक है, पहले अध्याय का, माफ कीजिएगा दूसरे अध्याय का, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का, तो उससे ये पूछा जा सकता है। फिर बात करेंगे अपन हमारो हरि हारिल की लकड़ी, ये पहला अध्याय सूर के पद से लिया गया है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला है निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। अब पद्यांश भी पूछे सकते हैं भैया कि हरि है राजनीति पढ़िया है, पहले अध्याय से पूछा गया है, ये बार बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, ये आपके दूसरे अध्याय से पूछा गया है, ठीक है। फिर बात करेंगे निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। अब बहुत सारे ऐसे आपके जो चैप्टर है उनमें से ये पूछा जा सकता है। तो मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट से दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी, ये कहां से लिया गया है, नेताजी का चश्मा, इस अध्याय से ली गई लाइन है, ठीक है। आसानी से आप कर सकते हो इसका काम, ठीक है। फिर आषाढ़ की रिमझिम में समूचा गांव खेत में उतर पड़ा है, कई हल चल रहे हैं, कई रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है, आसमान बादल से घिरा हुआ, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई, ठीक है, चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार से उड़ गई, यह क्या है, यह कौन है, ठीक है। ये भी हमारे अध्याय से लिया गया है, तो इसको देख लेना है। फिर निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है, अपने अध्याय से लिया गया है, ठीक है। फिर बात करेंगे वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी, ठीक है, ये भी हमारे अध्याय से लिया गया है। अब देखो गद्यांश पद्यांश का सीन ये है कि गद्यांश पद्यांश कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, वरना आप कल मेरे को इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में गाली देते हुए बोलोगे सर आपने जो गद्यांश बताया था वो तो आया नहीं, आपने जो पद्यांश बताया था वो तो आया नहीं। तो गद्यांश और पद्यांश जो है सब्जेक्टिव है, ये एमपी बोर्ड के जो बनाने वाले बैठे होंगे वो कहीं से भी उठा के आपके इसमें डाल देंगे, ठीक है। अब देखो आसान ये बात इसलिए है क्योंकि 4 अध्याय है, कुल मिलाकर के क्या ही पूछ लेंगे, उन 4 अध्याय में से पूछेंगे जो भी पूछेंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे निम्नलिखित विषय पर अनुच्छेद लिखिए। अब अनुच्छेद लिखने के लिए कुछ मुख्य टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूं, परोपकार का महत्व, अनुशासन का महत्व और मीठी बोली का महत्व। अब ये लगभग 5 सालों में ये जो टॉपिक्स है वो 5 में से लगभग 3 से 4 बार पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी परीक्षा में ये पूछे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे अपने
निम्नलिखित विषय पर विज्ञापन लिखिए। अब जो अनुच्छेद और विज्ञापन है ये अथवा वाले प्रश्न होते हैं, इसमें से किसी एक को करना होता है, जो आपकी परीक्षा में भी है कोई एक ही आएगा करने के लिए, ठीक है। अब विज्ञापन कौन सा है? धूम्रपान को रोकने के लिए, पानी की बर्बादी को रोकने के लिए, अपने किसी पसंदीदा विषय पर। ये बोल दिया जाता है कि अपने किसी पसंदीदा विषय पर बना दो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये वैसे तो मैं बोलता हूं भैया ये विज्ञापन लिखने से बचना चाहिए, टाइम वेस्ट वाला काम होता है, लेकिन परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बदले अनुच्छेद लिख दो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जिसको फिर ड्राइंग वाइंग का मजा है, बनाने का थोड़ा सा क्रिएटिव दिमाग है, तो कर लो, कोई समस्या नहीं अपने को, है ना। चलो अगले पे आते हैं भैया 4 अंक के प्रश्न, पत्र और निबंध लेखन से महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। अब देखो पत्र वो लेकर के आया हूं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अब इसमें 2 प्रकार के पत्र है, एक तो औपचारिक पत्र है, एक अनौपचारिक पत्र है, ठीक है। तो पहला आता है नगर पालिका अधिकारी को मोहल्ले की नियमित सफाई करवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ये क्या है? ये औपचारिक पत्र है। अपने मित्र को अपने बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखिए। ये क्या है? अनौपचारिक पत्र है, ठीक है। अथवा में कोई एक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। बार बार पूछा जाता है ये वाला, तो जो है आपके बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अथवा समय के सदुपयोग और परिश्रम पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। ये अनौपचारिक है, इसमें आपको देख लेना है, ठीक है। लेकिन इसके जब सोल्यूशन वाली वीडियो आएगी, इसको लिखने का तरीका बताऊंगा बहुत तरीके से, और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा लिखने का तरीका, और बहुत आसानी से आप लिख करके आ जाओगे, ठीक है। फिर बात करते हैं अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए, अथवा जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपने प्रिय मित्र को वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। ये हो गए आपके 49। आखिरी बात करेंगे अपने 50वें प्रश्न की, जो है निबंध लिखिए। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए, ठीक है। रूपरेखा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसकी सोल्यूशन वाली वीडियो लेकर के आऊंगा तो उसमें आपको रूपरेखा लिखना सिखाऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई, ठीक है। विज्ञान के बढ़ते चरण, विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व, फिर वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निदान, फिर विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व और समाचार पत्रों का महत्व। अब ये ऐसे टॉपिक है जो पिछले 5 वर्षों में बार बार पूछे जाते हैं हर एक परीक्षा में, चाहे त्रैमासिक हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे वार्षिक हो, चाहे प्री बोर्ड हो, किसी में भी बार बार पूछे जाते हैं। और ये रिलेटेबल टॉपिक्स भी होते हैं। विज्ञान के बढ़ते चरण, वर्तमान में समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, और जो है पर्यावरण प्रदूषण का कारण, ये तीनों सिमिलर है। फिर उसके बाद विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व, फिर विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व और समाचार पत्रों का महत्व, ये सिमिलर टॉपिक है, ठीक है। तो इसको भी आसान भाषा में लिखना सिखाऊंगा, कैसे इनकी रूपरेखा लिखी जाती है ये आपको बताऊंगा, और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर कुछ और लगता है आपको तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि भैया ये वीडियो से तो हम कितने स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्रश्नों के, उससे अच्छा है कि आप हमको इसकी डायरेक्ट पीडीएफ दे दो ना। तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी इन 50 प्रश्नों की। कहां पर? महत्वपूर्ण प्रश्नों की पीडीएफ मिलेगी आपको अरिविहान एप्लीकेशन पे। कहां मिलेगी? अरिविहान एप्लीकेशन पे। तो जैसे ही आप अरिविहान एप्लीकेशन खोलोगे, नवोदय बैच में जाओगे, तो आपको यहां पर मिलेगा क्वार्टरली की तैयारी। क्या मिलने वाला है भैया? क्वार्टरली की तैयारी, ठीक है, और क्वार्टरली पीडीएफ। तो यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। उसके बाद सैंपल पेपर आपको मिलने वाले हैं, 3 सैंपल पेपर, जिससे आपकी त्रैमासिक परीक्षा और ज्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है। तो कहां पर मिलने वाला है? अरिविहान ऐप पर, नवोदय बैच पे। तो जल्दी से, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत जाओ डाउनलोड करो, नवोदय बैच पे जाओ, और वहां पर पे आपको ये पीडीएफ 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की मिल जाएगी। चलिए भैया, तो मैं मिलता हूं आपसे अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए अरिविहान के साथ और पढ़ते रहिए अपने अंशु भैया के साथ। टाटा बाय बाय, जय हिंद।